यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। 2026 हिंदी साहित्य का मॉडल पेपर है, यानी 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसका कोड है बच्चों 301PQ। क्योंकि ये मॉडल पेपर आपको परीक्षा में 95+ मार्क्स स्कोर कराएगा। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसके अंदर समाहित किया गया है। पूरा वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो प्रश्न लिए हैं सभी मोस्ट रिपीटेड प्रश्न हैं। पूरा प्रश्न आपके परीक्षा में फंसने की संभावना है। बच्चों, आपको पता है कि आपका जो पेपर होगा वो 100 अंकों का होगा, यानी पूर्णांक आपका 100 अंकों का है, ये आपको पता है। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलेंगे, लेकिन 15 मिनट आपको क्या है भाई, सिर्फ प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। 3 घंटे तक आपको पेपर लिखने के लिए मिलेगा, उसके ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं मिलेगा, 1 सेकंड भी नहीं मिलेगा। तो सामान्य निर्देश की बात करें बच्चों की, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में बच्चों 2 खंड हैं, दोनों खंडों, यहाँ खा होगा, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। सबसे पहले हम खंड का देखेंगे। तो बच्चों, खंड का में आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, यानी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जिसमें पहले प्रश्न में 5 और दूसरे प्रश्न पे 5 होंगे, यानी गद्य साहित्य और पद्य साहित्य से प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 के 10 MCQs पूरे मॉडल पेपर से फंसेंगे आप। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। सबसे पहले हम खंड का पहला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 1 का वाला। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं बच्चों, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं, इसको ध्यान से याद रखिएगा, डॉक्टर संपूर्णानंद जी है, या सॉरी, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक जो है वो अध्यापक पूर्ण सिंह है। सही उत्तर आपका क्या होगा? अध्यापक पूर्ण सिंह होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। तो बच्चों, अध्यापक पूर्ण सिंह एक जो है प्रसिद्ध निबंधकार हैं, और आचरण की सभ्यता जो है निबंध इन्होंने ही लिखा है। अब बच्चों, हम महावीर प्रसाद द्विवेदी से देखें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका है आपका सरस्वती पत्रिका। ध्यान रखेंगे, सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका जो है वो किसने संपादित किया था? तो बिल्कुल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संपादित किया है। और रामचंद्र शुक्ल का सबसे इम्पोर्टेंट रचना देखेंगे, चिंतामणि। ठीक है, चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। ये भी आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पहले का खा वाला है कि उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था कहानी, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न ऑप्शन नंबर दूसरा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उसने कहा था कहानी लिखा था, इसको याद कर लेंगे। और ये जो उसने कहा था कहानी कब आई थी? 1915 में आई थी। ठीक है, कब आई थी? 1915 में आई थी। अगर हम बात करें तो जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर की प्रसाद का सबसे जो उपन्यास है कामायनी, वो किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद। तो बच्चों, जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है, सॉरी ये उपन्यास नहीं है, जयशंकर प्रसाद का जो कामायनी रचना है एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है। ठीक है, कामायनी क्या है? एक महाकाव्य, जो किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, बिल्कुल। और इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे कि पुरस्कार है, आकाशदीप है ना, ये कहानी है ना। जो जयशंकर प्रसाद कहानीकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं और निबंधकार भी हैं। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है वो एक महाकाव्य है, और पुरस्कार और आकाशदीप क्या है? इनकी कहानी है। ध्यान रखेंगे, पुरस्कार और आकाशदीप क्या है? इनकी कहानी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पहले का गा वाला है। कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। कलम का सिपाही, ध्यान रखेंगे, बहुत बार ये रिपीट हुआ है। तो इसके रचनाकार जी अमृत राय है। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा, कलम का सिपाही के रचनाकार अमृत राय है। ठीक है, और बच्चों, ये बताना है कि जो कलम का सिपाही है ये है क्या? ये कौन सी विधा है? तो विधा की बात करेंगे तो कलम का सिपाही एक जीवनी है। ये क्या है? ये जीवनी है। अब इस जीवनी में किसकी जीवनी लिखी गई है? तो कलम का सिपाही प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। किसकी जीवनी है इसके अंदर? इसके अंदर है मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। मुंशी प्रेमचंद्र जी की जीवनी है। और कलम का सिपाही किसने लिखा? अमृत राय। तो अमृत राय कौन है भाई? अमृत राय जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी के पुत्र हैं।
ठीक है। इन्होंने अपने पिता की जीवनी लिखी है। अमृत राय कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र हैं। इन्होंने अपने पिता की जीवनी लिखी है कलम का सिपाही नाम से। बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बता रहे हैं, परीक्षा में रिपीट होने वाला। चलिए आगे देखते हैं। पहले का घा वाला प्रश्न है बच्चों। बाल कृष्ण भट्ट संपादक थे। बाल कृष्ण भट्ट संपादक थे, तो बिल्कुल हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। याद कर लेंगे अभी। बाल कृष्ण भट्ट संपादक थे, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे। ये एक कैसी पत्रिका थी? ये एक मासिक पत्रिका थी। जबकि परीक्षा गुरु की बात करें बच्चों, जो दिया हुआ है आपका विकल्प में, परीक्षा गुरु जो है लाला श्रीनिवास दास, जो है लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया। परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास हैं। और इन्हें जो है, और ये जो परीक्षा गुरु है बच्चों, ये है क्या? तो ये एक पत्रिका ना होके ये है क्या? ये कि ये उपन्यास है। क्या है बच्चों? ये उपन्यास है। और इसकी खास बात ये है कि जो परीक्षा गुरु है ये लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित प्रथम उपन्यास है। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। ये कोई पत्रिका नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अंगा वाला, पहले का अंगा वाला है बच्चों। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है बच्चों, तो वाग्य धारा है। बिल्कुल वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना क्या है? वाग्य धारा है। तो बच्चों वाग्य धारा कौन सी विधा है? तो वाग्य धारा जो है ये वासुदेव शरण अग्रवाल का एक निबंध संग्रह है। तो कौन सी विधा है ये एक निबंध है। ठीक है। अब बच्चों बात करें बाण भट्ट की आत्मकथा, तो बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक उपन्यास है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक उपन्यास है। बात कर लें शेखर एक जीवनी की, तो शेखर एक जीवनी जो है एक जीवनी है, और ये अज्ञे का एक प्रसिद्ध क्या है? तो बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे, शेखर एक जीवनी क्या है? ये अज्ञे जी का, ठीक है, अज्ञे जी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। दूसरे का वाला है। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। तो बिल्कुल सरहपा को माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसको माना जाता है? सरहपा को माना जाता है। ठीक है। और खुमार रासो लिखा हुआ है, तो खुमार रासो कोई कवि का नाम नहीं है। खुमार रासो क्या है बच्चों? एक रचना है। एक रचना है। अब आपको बताना ये खुमार रासो किसने लिखा है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट करके बताएंगे खुमार रासो किसने लिखा है। एक ये रचना है, ठीक है, और ये किसने लिखा है। ठीक है। दूसरे का खा वाला प्रश्न है बच्चों। कितनी नाव में कितनी बार रचना है? कितनी नाव में कितनी बार रचना है? आपका अज्ञे जी का है ना, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का है। ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, लेकिन अज्ञे के नाम से प्रचलित है। ठीक है। तो कितनी नाव में कितनी बार रचना किसकी है? तुरंत याद कर लेंगे, अज्ञे जी की है। और एक प्रश्न यहाँ से और बनेगा कि कितनी नाव में कितनी बार जो रचना है, इस रचना के लिए इनको 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसको ध्यान में रखेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की जो रचना है कितनी नाव में कितनी बार, एक इनका काव्य संग्रह है, और इसके लिए इनको 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो 1943 है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 है। ठीक है। दूसरे का घा वाला देखेंगे। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो पृथ्वीराज रासो को। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना की थी चंद बरदाई ने। जिसकी रचना की थी चंद बरदाई ने। ठीक है। चलिए अंग वाला प्रश्न देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो भारत भारती। भारत भारती किसकी रचना? मैथिली शरण गुप्त की। और यहाँ पे देखिए चित्राधार जो दे रखा है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है। चित्राधार किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो कमेंट करके बताएंगे अनामिका किसकी रचना है? अनामिका किसकी रचना है? बिल्कुल ये आपको कमेंट में बताना है। फिर बच्चों हम आ जाएंगे, तीसरा वाला प्रश्न है आपका, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे जो गद्यांश होगा
यहाँ पे 2 गद्यांश आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में। कोई एक गद्यांश आपको करना है बच्चों, एक गद्यांश ही अटेंड करना है और प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 गुणे 2 यानी 10 नंबर का आपका गद्यांश आएगा। तो यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश ले रहे हैं बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश जो आपकी परीक्षा में फंसने की संभावना है। यहाँ पे मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो, राष्ट्र की कल्पना असंभव है। कई बार ये आया हुआ है गद्यांश। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। दिए गए गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप और पाठ के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। इस प्रकार यहाँ से आपको 2 नंबर एग्जाम में पूरे के पूरे मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न इस गद्यांश पर आधारित पूछा गया है कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या है, असंभव है। तीसरा प्रश्न है इसमें, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। चौथा प्रश्न है बच्चों, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करते हैं। तो पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा जन के कारण ही प्राप्त करती हैं। फिर आ जाइए 5वां प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। इसकी धूल में हम खेल कर बड़े होते हैं, इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के ही समान हमारा पालन पोषण करती है, तथा पृथ्वी एक माता के समान और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। फिर बच्चों दूसरा जो है यहाँ पे गद्यांश लिया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश है जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अभी दोनों आप तैयार करेंगे, कोई भी आपका आ सकता है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक है जो साधारण प्रजा के परिश्रम पर पली थी। उसके रक्त संसार कानों को खोकर बड़ी हुई थी। लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वह सामंत उखड़ उन और दिनों उत्सव की धूमधाम भी मिट गई। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो उपयुक्त पाठ के शीर्षक का नाम है, यानी ऊपर का जो गद्यांश पढ़कर मुझे पता चला, ये गद्यांश जो है अशोक के फूल से लिए गए हैं। शीर्षक का नाम है अशोक के फूल तथा लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा प्रश्न है, सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है। तो सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक जो है अशोक का वृक्ष है। लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी। तो लेखक के अनुसार लाखों करोड़ों की उपेक्षा से सामंतवाद समृद्ध हुआ था। आज से उसे सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है। तो लेखक के अनुसार आज उस सामंती सभ्यता की स्थिति यह है कि वे उखड़ गए हैं, उनका समाज ढह गया है, उनके विलासतापूर्ण जीवन की धूमधाम मिट गई है। अब बच्चों यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो देखिए यहाँ पे जो लास्ट की लाइनें हैं इनको अपने शब्दों में व्याख्यात करना है, जिसकी व्याख्या यहाँ पे लिखी है। क्या लिखी है, लेखक का कहना है कि संसार का नियम है कि जो वस्तु अथवा परंपरा वह समय के साथ परिवर्तन होता ही है। ठीक है, जो वस्तु अथवा परंपरा है वह समय के साथ परिवर्तन होता ही है। कुछ समय पश्चात उसके स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन होकर वह एक भिन्न रूप में हमारे सामने होती है। यही बात संस्कृति के संदर्भ में भी होती है। यही कारण है कि कभी सम्राटों और सामंतों ने जिस विलासी और चाटुकार संस्कृति को जन्म दिया था, वह मन को लुभाने वाली और व्यक्ति को उन्मत्त करने वाली संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो गई है। फिर चौथा प्रश्न जो आता है बच्चों, पद्यांश पर आधारित होता है। यहाँ पे 2 पद्यांश पूछे जाएंगे, कोई एक पद्यांश का प्रश्न का उत्तर आपको देना है। प्रत्येक पद्यांश में 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 2 मार्क्स का होगा, तो 10 नंबर का आपका पद्यांश भी आएगा। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से ओ ना भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगत कितनी मंजू कंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी तेरा दुख लग वहाँ जाना विश्राम लेना। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है बच्चों पवन दूतिका और लेखक का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है। तो राधा पवन को दूती बनाकर कृष्ण को संदेश भिजवाती है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या है, राधा पवन रूपी दूती को कृष्ण के विरह में अपनी विरह व्यथा सुनाते हुए कहती हैं, जब मेरे प्राण प्रिय नए बादलों के समान
श्याम वर्ण कमल से नेत्र वाले कृष्ण मथुरा गए, तब से ना ही वे मधुबन लौट कर आए और ना ही कोई संदेशा भेजा। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो राधा के अनुसार कृष्ण के नयन नवीन बादलों के समान पनीले व मनोहारी हैं। राधा को प्रेम उनके प्यारे प्राणप्रिय कृष्ण के विरह में व्याकुल है। पांचवा प्रश्न है बच्चों, मधुबन जाकर किसने कोई संदेशा नहीं भेजा है? तो मधुबन जाकर श्री कृष्ण ने कोई संदेशा नहीं भेजा है। अब बच्चों अगला वाला जो अथवा वाला है, अगर आपको ऊपर वाला पद्यांश नहीं करना है तो आप दूसरा वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये भी इम्पोर्टेंट पद्यांश है। कहाँ मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, सूर्य में फिरता हूँ असहाय, कौन है हो तुम वसंत के दूत, बिरा पतझड़ के अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेत, तमन में शीतल मद बयार। तो ये पद्यांश मैंने पढ़ दिया है। अब प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो पाठ हैं इसके श्रद्धा मनु और कवि हैं इसके बच्चों जयशंकर प्रसाद। इस प्रकार आपको 2 नंबर प्राप्त होंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो रेखांकित अंश है, अंदर की लास्ट की 2 लाइनें है ना, इसको अब व्याख्यात करना है। तो इस अंश में मनु अपने जीवन के रहस्य को समझते हुए कह रहे हैं कि वह एक उल्का के समान है जो निरुपाय और असहाय होकर शून्य में घूम रहा है। वह वसंत के दूत से पूछते हैं कि वह कौन है, क्योंकि उनके जीवन में पतझड़ की विरासता और वसंत की खुशबू की कमी महसूस हो रही है। यह दर्शाता है कि मनु अपने जीवन में सुख और आनंद को खोज कर रहे हैं। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए गा वाला प्रश्न है, मनु किससे अपने जीवन के विषय में बता रहे हैं? तो मनु वसंत के दूत से अपने जीवन के विषय में बता रहे हैं, जो जीवन में खुशी और आनंद लाने का प्रतीक है। फिर घा वाला प्रश्न है बच्चों, मनु अपने आप को क्यों असहाय महसूस करते हैं? तो मनु अपने आप को असहाय महसूस करते हैं क्योंकि वे जीवन के रहस्यों को समझने में असमर्थ हैं और अपने चारों ओर के निराशजनक वातावरण के कारण उन्हें कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। अंगा वाला प्रश्न है बच्चों, तिमिर और चपला शब्दों के अर्थ लिखिए। तो तिमिर का होता है अंधकार या अंधेरा, चपला का होता है चंचल या फुर्तीली। पांचवें का वाला प्रश्न है बच्चों, जो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। तो ज्ञानेंद्र कुमार, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और हरिशंकर परसाई में से आपको तैयार करना है। एक ना एक फंसेगा। मैं यहाँ पे हरिशंकर परसाई का लिखा हूँ, आपको मैंने जो बता रहा हूँ जीवन परिचय एज इट इज़ आपको याद कर लेना और ऐसे ही परीक्षा में आपको लिखना भी है। तो ये पूरा आप पढ़ लीजिए, ये साहित्यिक परिचय पढ़ लीजिए और जयनेंद्र कुमार की यहाँ पे कुछ रचनाएं लिख रखी हैं, रचनाओं को भी आप याद कर लीजिए। फिर बच्चों ने लिखित में से किसी एक कवि, तो इसी प्रकार एक कवि का भी जीवन परिचय देते हैं, उनकी कृतियों का उल्लेख करना है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सुमित्रानंदन पंत और मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत का हमने अटेंड किया, लेकिन अगर आप ये तीनों तैयार कर लोगे तो एक ना एक बोर्ड परीक्षा में फंसेगा। तो यहाँ पे देखिए आप इसको प्रिपेयर करिए, ऐसे ही आपको पूरा पेपर में लिखना है। यहाँ पे ये हो गया और इस प्रकार इनकी रचनाएं होंगी। सुमित्रानंदन पंत की जो रचनाएं हैं, वीणा ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाड़ी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, वर्णधूलि, उत्तरा, युगपथ, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन और गीतहंस। इनकी कहानियाँ 5 कहानियाँ और उपन्यास है हार। आत्मकथात्मक संस्मरण है 60 वर्ष और एक रेखांकन है। ठीक है, फिर छठा जो आपका आता है, कहानी तत्वों के आधार पर बहादुर या फिर ध्रुव यात्रा कहानी की समीक्षा कीजिए। और इसके साथ अथवा में है खून का रिश्ता, कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो बहादुर कहानी का सारांश यहाँ पे लिख रखा है मैंने, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना, पॉज करके वीडियो, और ये इसी प्रकार आपको एग्जाम में लिखना है। 7वां प्रश्न बच्चों आपका स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर आएगा। कोई एक प्रश्न लिखना है, तो जो भी खंडकाव्य आपके ज़िले में चल रहा हो वो ज़िले का खंडकाव्य का उत्तर आपको लिखना होगा। अगर आप रश्मि रथी पढ़ें तो रश्मि रथी का प्रश्न उत्तर अटेम्प्ट कर लेना। सत्य की जीत पढ़ा है, या फिर मुक्ति यज्ञ, या फिर त्यागपति, और या फिर आलोक वृत्त, या फिर श्रवण कुमार, इसमें से जो भी आपने पढ़ रखा है उस प्रश्न का उत्तर आपको अटेम्प्ट करना है। 5 नंबर का खंडकाव्य से आएगा। खंड खा में देखा जाए बच्चों तो ये संस्कृत गद्यांश आता है इसमें संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। संदर्भ के 2 नंबर मिलते हैं और अनुवाद के 5 नंबर मिलते हैं। कुल मिला के आपको 7 नंबर यहाँ से मिलेंगे। इसी प्रकार संस्कृत पद्यांश का भी पैटर्न है। यहाँ पे हमने एक इम्पोर्टेंट लिया है
इसको आपको तैयार करना है गद्यांश, और दूसरे में अथवा में जो लिया है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ये गद्यांश आप अपनी उत्तर पुस्तिका से तैयार कर लेंगे, मतलब आपकी जो बुक है, बुक में से आप इसको तैयार करेंगे। मैंने आपको इम्पोर्टेंट मार्क कर दिया है। फिर यहाँ पे मैंने 2 श्लोक लिए हैं, और श्लोक पढ़ करके उसका संदर्भ और उसका अर्थ लिखना है, ठीक है। और ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है आपके 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए, दोनों है आपको प्रिपेयर करना है। फिर आपके 4 प्रश्न उत्तर आते हैं, कोई 2 ही करना होता है। 4 नंबर का आपका आता है प्रश्न उत्तर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर है, इन प्रश्नों के उत्तर आपको याद करना है बच्चों। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रस छंद अलंकार 2-2 नंबर के 6 नंबर के आते हैं, तो रस छंद अलंकार आपको तैयार करना है। फिर किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, तो 9 नंबर का निबंध आएगा, मेरा प्रिय कवि, शिक्षा का महत्व, भ्रष्टाचार और सादा जीवन विचार। तो कोई एक निबंध आप लिख देना। फिर यहाँ पे देखिए बच्चों, तो बच्चों हर ए का संधि विच्छेद है, तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा, ये यहाँ पे ए नहीं होगा, हरे प्लस ए, हरे, सा वाला सही हो जाएगा। कौन सी संधि है इसमें? अयादि संधि है, ठीक है। इसी प्रकार आपको कमेंट करके बताना है, वनेत्र का संधि विच्छेद यहाँ प्लस होगा, ठीक है। फिर आपको रामश्चलति में संधि है, तो इसमें व्यंजन संधि है बच्चों, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाइए, निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखना। तो बच्चों यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम बताना है। तो आजीवनम में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है। श्वेतांबरम में बच्चों कर्मधाराय समास है, श्वेतांबरम में कर्मधाराय समास है। महाशया में कौन सा समास है? कमेंट करके बताएंगे। फिर आपको बच्चों यहाँ पे प्रश्न है कि एक आपको पत्र आएगा लिखने के लिए, तो पत्र आपको तैयार करना है, जैसे कि अपने क्षेत्र के पार्क में विकसित कराने के लिए नगर निगम को एक पत्र लिखना है, और विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु में प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। से कृत्वा में क्त्वा है, दृष्टव्य में कौन सा धातु है और प्रत्यय, ये आपको बताना है। फिर निम्नलिखित में से किसी एक शब्द में प्रत्यय लिखिए, श्रवणीय, श्रीमती और गुरुता में आपको प्रत्यय बताना है, तो ये सब आप तैयार करेंगे। रेखांकित अंश में एक प्रयोग विभक्ति तथा संबंधित नियम को उल्लेख कीजिए। जैसे रामेणा में क्या है? तृतीया विभक्ति है, ठीक है, ये आपको बताना है। अग्नेय, स्वाहा और ग्रहम प्रतिगच्छ में कौन सी विभक्ति है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो ये आप प्रिपेयर करेंगे। कुछ इस प्रकार आपका पेपर आएगा। ग्रामर यहाँ पे आता है, धातु, प्रत्यय, शब्द, समास, संधि, ठीक है, और विभक्ति, इससे संबंधित आपको सभी प्रश्न आपको अपनी पुस्तिका से तैयार करना है। ये सब पेपर आप में आपके पूछा जाएगा ग्रामर।